हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिग्री प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने अभी 17 जून वाले एग्ज़ाम के लिए अपने चैनल पर BCOE 144 जो ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का एग्ज़ाम था, उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया था। ऐसे ही हम लेकर आ गए हैं BCOC 135 कंपनी लॉ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो होंगे जिन क्वेश्चन से आपका पूरा एग्ज़ाम डिज़ाइन होगा। आप अगर एग्ज़ाम से पहले मात्र इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप 60+ तो आराम से टारगेट को चेज़ कर लेंगे। और यह क्वेश्चन कुछ 7 या 8 क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जहाँ से पूरा आपका एग्ज़ाम डिज़ाइन होना है, या एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो सीधे सीधे आपको यहाँ से मिलेंगे। मैं आपको आंसर्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताऊँगा, क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन बने तो आप उसको भी सॉल्व करने के एबल हों। और बाकी आपको वीडियो में देखकर पता चल ही जाएगा। एग्ज़ाम से पहले मात्र इस वीडियो को कवर अप कर लें, आप 60+ बड़े प्यार से कर जाएंगे स्कोर। और बाकी अब देखते हैं वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रजिस्टर्ड कंपनी। वीडियो का फॉर्मेट बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मैं कवर करता चलूँगा साथ के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रजिस्टर्ड कंपनी। एक पंजीकृत कंपनी की विधिक विशेषताओं को व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन सेम है। हम एक अगर कोई लीगल रजिस्टर्ड कंपनी पूछे या फिर एक पंजीकृत कंपनी के बारे में पूछे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम एज जो एक कंपनी की होती हैं वही होंगी। और चलिए बाकी आंसर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये देखिए, हमारा ये रहा आंसर, मेन फीचर्स ऑफ ए कंपनी। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि पॉइंट अगर आपको हेडिंग याद है तो आप उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर दूंगा पॉइंट्स का, क्या क्या कहना चाहता है। तो मेन फीचर्स ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें है हमारा क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून द्वारा निर्मित। कंपनी ऐसे व्यक्तियों की संस्था है जो अस्तित्व में तभी आती है जब इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 व सार्वजनिक कंपनी में 7 होनी चाहिए। यानी कि जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन लॉ द्वारा स्थापित हो और उसमें प्रॉपर तरीके से कानून का पालन हो, वो एक हमारी पंजीकृत कंपनी कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। विधि की स्वीकृति द्वारा कंपनी का निर्माण होता है, वह अपने आप में मनुष्य नहीं है, इस कारण यह कृत्रिम है। और क्योंकि इसने अपने अधिकार व दायित्व हैं इसलिए व्यक्ति है, इसी कारण से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। यानी कि एक कंपनी इज क्रिएटेड विद द सैंक्शन ऑफ लॉ एंड इज नॉट इटसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग, इट्स देयरफॉर कॉल्ड आर्टिफिशियल, एंड सिंस इट इज क्लोथ्ड एंड सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इट इज़ कॉल्ड अ पर्सन। यानी कि हमारी जो कंपनी होती है, एक लीगल कंपनी की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, स्वतंत्र विधिक अस्तित्व। कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके अपने कानूनी दायित्व होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। ये हमारी कंपनी की तीसरी विशेषता होगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि क्या कह रहा है हिंदी में देखेंगे, पृथक संपत्ति। ए मेजर एडवांटेज एंजॉय बाय द कंपनी इज दैट लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। यानी कि जिस व्यक्ति की जितना दायित्व होगा वो उतना ही काम करेगा। यानी कि कंपनी का जितना दायित्व है वो भी उतना काम करेगा। जैसे आप किसी से कहते हैं आपको 4 ईंटों का घर बनाना है, तो उस 4 ईंटों का दायित्व आपने दे दिया है उसको, एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो। 5वां पॉइंट देखते हैं क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी, पृथक संपत्ति। सॉरी, मैंने 5वां पॉइंट पहले बोल दिया। चौथा पॉइंट देखते हैं, सीमित दायित्व, हिंदी में जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट था, और ये सेपरेट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है। यानी कि कंपनी का एक अपना प्रॉपर्टी राइट होता है, उसके पास अपनी एक जगह होती है। और छठा पॉइंट क्या कहता है देखते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार। इस थोड़े पॉइंट को समझेंगे। द टर्म परपेचुअल सक्सेशन मीन्स द कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस। द एक्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय रीजन सच एज इंसॉल्वेंसी, डेथ, साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि अगर उसके मेंबर, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, अगर उनका किसी कारणवश या फिर वो दिवालिया हो जाएं, पागल हो जाएं, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, इससे उससे कंपनी के चलने और ना चलने पर कोई प्रभाव ना हो, ये हमारा परपेचुअल सक्सेशन
यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार कहलाता है। 7वां पॉइंट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयरों का हस्तांतरण, यानी कि अगर मेरे पास कंपनी के 2% शेयर हैं तो मैं चाहूँगा किसी और को वो 2% शेयर दूँ, तो ये शेयरों का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कहलाता है। कॉमन सील यानी कि सार्वमुद्रा, कंपनी के पास अपनी सील और एक स्टैंप होती है जिससे उसका दायित्व निर्धारण होता है और उसके अधिकारों का पता चलता है। 9वां पॉइंट कंपनी में स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, यानी कि वाद योग्यता, यानी कि कंपनी हम चाहें कंपनी पर केस कर सकते हैं या फिर कंपनी किसी और पर केस कर सकती है, एक लीगली तौर पर कहीं जाए तो। ये कुछ 9 पॉइंट थे, मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपके पेपर में अगर कोई सवाल आए कि पंजीकृत कंपनी या फिर कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल कंपनी और कंपनी, तो आप इन 9 पॉइंटों की सहायता से अपना आंसर लिख सकें, अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगर 10 नंबर में आए, चाहे 6 नंबर में आए, चाहे 20 नंबर में आए, जिस भी फॉर्मेट में आए आप आंसर दे सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमारा, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सीमा नियम तथा अंतर नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दस्तावेजों का कानूनी प्रभाव क्या होता है। क्वेश्चन का सीधा सेंस है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्टिंक्शन बिटवीन करिए, डिफरेंस बिटवीन करिए। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ, और ये लीजिए, ये रहा हमारा आंसर, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन, यानी कि अंतर नियम व सीमा नियम में अंतर। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, इंग्लिश में देखेंगे पहले। यहाँ से मैं लाल कलर चूज कर लेता हूँ। द मेमोरेंडम्स, ये रहा हमारा पहला पॉइंट, द मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अलोन द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड and their condition introduced for the benefit of the creditors and outside the public as well as the shareholders. The articles of association are the internal regulations of the company. They only regulate the relationship between company and the shareholders, members and amongst the members themselves. यानी कि हिंदी में देखेंगे, सीमा नियम में आधारभूत शर्तें होती हैं जिन पर कंपनी का निगमन की आज्ञा मिलती है। यह शर्तें लेनदारों और बाहरी जनता तथा शेयरधारियों के हित के लिए होती हैं। अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं जो कंपनी और सदस्यों, शेयरधारियों के बीच और सदस्यों में आपस में संबंधों को नियमित करते हैं। यानी कि सीमा नियम में तो आधारभूत शर्तें होती हैं और अंतर नियम में आंतरिक नियम होते हैं। अंतर नियम एक तरीके से प्राइवेट फॉर्म हो जाती है और सीमा नियम हमारा पब्लिक फॉर्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है, मेमोरेंडम ले डाउन द एरिया बियॉन्ड विच the activities of the companies cannot go. Articles provide for regulation inside that area. Thus memorandum lays down the parameters of for the articles. यानी कि सीमा नियम वह क्षेत्र बताता है जिसके बाहर कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती। अंतर नियम उस क्षेत्र के भीतर के नियम होते हैं, अतः सीमा नियम अंतर नियम के मानदंड को निर्धारित करता है। यानी कि सीमा नियम से ही हम उसके रेगुलेशंस को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पैरामीटर्स को सेट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, Memorandum of association can be altered only under certain circumstances and in the manner provided in the Act. In most of the cases, permissions of the central government or tribunal is required. Besides the approval of the shareholders in a general body meeting, either by a way of an ordinary resolution or special resolution. Generally, articles can be altered by the members by passing a special resolution only. हिंदी में देखें तो सीमा नियम को केवल कुछ अवस्थाओं और अधिनियम में दी हुई पद्धतियों के अनुसार ही प्रवर्तित किया जा सकता है। अधिकतर केसों में केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है और साथ ही शेयरधारियों की अनुमति साधारण सभा में विशेष या साधारण प्रस्ताव पारित करके, आमतौर पर अंतर नियम में परिवर्तन विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जाता है। समझ गए होंगे तीसरा पॉइंट में क्या कहना चाहता हूँ। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। The articles of association are subsidiary both to the Companies Act and the Memorandum of Association. यानी कि चौथा पॉइंट क्या कहता है, सीमा नियम का कोई खंड कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे क्या कहता हूँ। और अंतर नियम कंपनी अधिनियम तथा सीमा नियम दोनों के सहायक होते हैं। चौथा पॉइंट बहुत ईजी पॉइंट है, पाँचों के पाँचों पॉइंट्स इसी से ही आपके 10 से 20 नंबर का आंसर तैयार कर सकते हैं। पाँचों पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, एक्ट्स डन बाय ए कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायर्स and thus absolute void.
They cannot be ratified even by unanimous vote by all the shareholders, but the acts beyond the articles can be ratified by shareholders provided the relevant provisions or are not beyond the memorandum। 5वां पॉइंट क्या कहता है हिंदी में, ऐसे कार्य जो सीमा नियम के अधिकारों से बाहर हैं, शक्ति बाह्य हैं कहलाते हैं तथा व्यर्थ होते हैं जब सब शेयरधारी मिलकर भी ऐसे कार्यों की पुष्टि नहीं कर सकते, परंतु अंतर नियम के शक्ति बाह्य कार्यों की पुष्टि एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की जा सकती है, बशर्ते उपयुक्त प्रावधान सीमा नियम से बाहर न हो। 5वां पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 5 के 5 पॉइंट हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। समझाने की पूरी आवश्यकता पूरी वो करी गई है, कोशिश बेहतरीन तरीके से समझाया है। जाकर देखिए, इसका आंसर आप बड़े फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है हु इज़ ए प्रमोटर एंड एक्सप्लेन हिज ड्यूटीज़ एंड लीगल पोजीशंस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक सेक्शन हमारा कंपनी अधिनियम का, शायद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 269 के अनुसार इसकी मैं परिभाषा दूंगा। बहुत ही ईजी वे में दूंगा, 4 पॉइंट होंगे, उससे आप अपनी परिभाषा तैयार कर लेना। फिर मैं इसके कर्तव्य और इसकी लीगल पोजीशन के बारे में बात करूंगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। चलिए चलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार दोबारा। प्रवर्तक कौन होता है, इनके कर्तव्य और कानूनी स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन प्रमोटर इसकी ड्यूटीज़ और उसकी लीगल पोजीशन। तो चलिए फिर चलते हैं, मैं 4 पॉइंटों में इसकी बता देता हूँ। ये वो 4 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। इनसे आपकी पूरी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। चलिए फिर डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 269 of the Companies Act 2013 define the term promoter as a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92 और who has, और यानी कि दूसरा पहला पॉइंट को मैं हिंदी में बता दूं, जिसे प्रविवरण प्रोस्पेक्टस में उस रूप से नामित किया गया है या धारा 92 के निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी में कंपनी द्वारा परिचित कराया गया है। दूसरा, who has control over the affairs of the companies directly or indirectly whether as a shareholder, director, otherwise, और यानी कि हिंदी में देखें, जिसका कंपनी में कामकाज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चाहे किसी शेयर धारक निदेशक के रूप में या अन्यथा नियंत्रण है। बहुत ही अच्छा प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसका मतलब कंपनी के लेन देन या फिर किसी भाग में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी हो, एज ए शेयर होल्डर या फिर डायरेक्टर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, in accordance with whose advice, directions and instructions the board of directors of the company is accustomed to act। यानी कि हिंदी में बोले तो जिसकी सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने की असभ्यता है। जो व्यक्ति केवल किसी पेशेवर की हैसियत से ही कार्य कर रहा है, उस पर यह बात लागू नहीं होती, वह प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। However, a person who is acting merely in a professional capacity shall not be treated as a promoter। आप समझ गए होंगे प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है। 3 पॉइंटों मैंने दे दी बेहतरीन इसकी डेफिनेशन। अब चलिए देखते हैं प्रमोटर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, और इसके तो फंक्शन है, फंक्शन अलग होते हैं। ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, ड्यूटीज़ देख लेते हैं पहले प्रमोटर की। हाँ, चलिए चलते हैं। प्रवर्तक के कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ ए प्रमोटर, पॉइंट वाइज समझाऊंगा, इजी डेफिनेशन दूंगा। आप एबल होंगे 10 से 12 नंबर का अगर क्वेश्चन आए उसको इजीली सॉल्व करने के। उसमें नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, पहला पॉइंट है हमारा, यानी कि गुप्त लाभ न कमाना। वो जो भी काम करे कंपनी के लाभ के लिए काम करे, अपना कोई गुप्त लाभ ना कमाए, इसका कहने का मतलब ये है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। टू मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी ऑफ ए ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स, यानी कि कंपनी को महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना। यानी कि वो कंपनी के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर जो फैक्ट्स कंपनी के किसी भी प्रकार से प्रभावित करते हैं उनको लेकर आना, वो एक प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है। तीसरा, टू गिव द बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन टू द कंपनीज, क्या कहता है तीसरा पॉइंट, लेन देन का लाभ कंपनी को देना चाहिए। यानी कि लेन देन में जो भी लाभ हो उसमें अपना कमीशन या फिर कुछ ना ले, सीधा वो कंपनी को प्रोवाइड करे, ऐसा ये कहना चाहता है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टुवर्ड्स फ्यूचर अलॉटीज, भावी आवंटियों के प्रति कर्तव्य। द प्रमोटर स्टैंड इन ए फिड्यूशियरी पोजिशन टुवर्ड्स द कंपनी, इट डज नॉट मीन दैट दे स्टैंड इन सच अ रिलेशन ओनली टू द कंपनी बट दे आल्सो स्टैंड इन दिस पोजीशन टू द फ्यूचर अलॉटीज ऑफ शेयर। यानी कि प्रवर्तक का कंपनी के प्रति विश्वास का संबंध है। इसका यह अर्थ नहीं है कि
उनका संबंध केवल कंपनी के प्रति है बल्कि भावी आवंटित के प्रति प्रवर्तक का यही संबंध है। समझ गए होंगे क्या होगा चौथा पॉइंट। ये 4 पॉइंट थे, इसकी ड्यूटीज़ में आप लिख सकते हैं, इसके कर्तव्यों में लिख सकते हैं। चारों पॉइंटों को एक बार पॉइंट वाइज बता देता हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। ड्यूटी ऑफ प्रमोटर्स टुवार्ड्स फ्यूचर रॉयल्टीज, समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। टू गिव द बेनिफिट्स ऑफ द नेगोशिएशंस टू द कंपनी। और दूसरा पॉइंट, टू मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स। और पहला पॉइंट, नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। हिंदी में दोबारा बोलूँ पॉइंटों को, गुप्त लाभ न कमाना। और कंपनी को महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना। लेन देन का लाभ कंपनी को देना चाहिए। और भावी आवंटितों के प्रति कर्तव्य। चारों पॉइंटों को मैंने बता दिया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में जाने के से पहले हम अपनी लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स डिसाइड कर लेते हैं, वो क्या होती हैं। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, मैं बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। Although not an agent for the company nor a trustee for it before its formation, the old familiar principles of law agencies and of trusteeship have been extended and the very properly extended to meet such cases। हिंदी में बोले तो कंपनी के प्रवर्तक की स्थिति निसंदेह वैश्विक होती है। उनके हाथों में ही कंपनी का निर्माण है तथा वह ही कंपनी का भविष्य तय करते हैं। वह इस बात का निर्णय करते हैं कि कंपनी कब और कैसे बनेगी, उसकी क्या आकृति होगी तथा वह कैसे और किसके निरीक्षण में कार्य करेगी। वास्तव में प्रवर्तक जिस कंपनी का प्रवर्तन करते हैं उसके साथ उनका संबंध वैश्वासिक है। यही नहीं बल्कि वह जिन शेयरधारियों को कंपनी के शेयर खरीदने के प्रेरित करते हैं उनके साथ भी प्रवर्तक का संबंध वैश्वासिक ही होता है। समझ ही गए होंगे इसकी लीगल पोजीशन क्या होती है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन के इस पॉइंट में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। What are the different types of meetings? When the first annual general meeting should be held? What matters are discussed in annual general meetings? हिंदी में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सभाएं कितने प्रकार की होती हैं? पहली साधारण वार्षिक सभा कब बुलानी चाहिए? वार्षिक साधारण सभा में क्या कारोबार किए जाते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। काइंड्स ऑफ मीटिंग, सभाओं के प्रकार। जो हमारी पहली प्रकार की मीटिंग होती है वो होती है मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयरधारियों की सभा। सच मीटिंग्स आर आल्सो नोन एज अ जनरल मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स विच आर हेल्ड टू एक्सरसाइज देयर कलेक्टिव राइट्स। द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स में अगेन बी फॉलोइंग 3 टाइप्स: एनुअल जनरल मीटिंग्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स एंड क्लास मीटिंग्स। यानी कि हिंदी में देखें तो इस प्रकार की सभाओं के सदस्यों को साधारण सभा भी कहा जाता है तथा जिसे अपने सामूहिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बुलाया जाता है। शेयरधारियों की सभा के भी निम्नलिखित प्रकार 4 होते हैं, यानी कि वार्षिक साधारण सभा, असाधारण सामान्य सभा और वर्ग सभा। और देखते हैं दूसरी कौन सी टाइप की होती है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों की सभाएं। द डायरेक्टर्स आर टू एक्ट कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ ए बोर्ड एंड द डिसीजन आर टेकन एट द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। दीज मीटिंग्स में अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स: मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स ऑफ द कमेटी डायरेक्टर्स। अदर मीटिंग्स जो होती हैं वो हमारी तीसरे टाइप की होती हैं। दीज मीटिंग में बी of any of the following: meeting of debenture holders, meeting of creditors and contributors on the winding up of the company। यानी कि तीसरा पॉइंट, अन्य सभाएं। ये सभाएं निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती हैं: डिवेंचर धारियों की सभाएं, लेनदारों की सभाएं, कंपनी के समापन के समय लेनदारों तथा अंशदाताओं की सभाएं। और जो इसकी हिंदी में बोले तो निदेशक है। निदेशक सामूहिक रूप से एक मंडल के रूप में कार्य करते हैं तथा निदेशक मंडल की सभाओं में निर्णय लिए जाते हैं। वह सभाओं भी 2 प्रकार की होती है: निदेशक मंडल की सभाएं तथा निदेशकों की सीमित सभाएं। चलिए चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या कहता है? एनुअल जनरल मीटिंग, पहली साधारण वार्षिक सभा कब बुलानी चाहिए? और ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलानी चाहिए मैं बता देता हूँ। द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग्स AGM of a company must be held within 9 months from the date of a closing of its financial year. No extension of the time can be allowed on the holding of first AGM। यानी कि पहली वार्षिक साधारण सभा, कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से 9 मास की अवधि के भीतर करनी होगी। पहली वार्षिक सभा के लिए समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। समझ गए होंगे पहली एनुअल मीटिंग कब बुलानी पड़ती है। और अब देखते हैं कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग्स में कार्य क्या क्या होते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन मेनली। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स थ्रू विच द शेयर होल्डर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर पावर ऑफ अ कंट्रोल। इट इज
एट दिस मीटिंग दैट द डायरेक्टर्स आर रिटायर एंड सीक री इलेक्शंस, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर या सीक री इलेक्शन किसी चीज़ के। द शेयर होल्डर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। द शेयर होल्डर्स कैन प्लेस देयर व्यूज बिफोर द मैनेजमेंट and can seek clarification on matters about which they are not satisfied. Thus you may note that an annual general meeting is very important. Annual general meeting is held every year. बहुत ही ईजी सी डेफिनेशन थी, ईजी क्वेश्चन था। चलिए सीधा चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आपको मैंने सारी डेफिनेशन देख लिया और एक बार आप देख सकते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि 60% ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। चलिए चलते हैं सीधे 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ कैन डायरेक्टर्स बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड इन अ कंपनी, एक्सप्लेन। अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर और रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर का क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति तथा किस प्रकार से हटाया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। चलिए चलते हैं सीधा आंसर की तरफ। बहुत ईजी वे में आंसर दिखाऊंगा आपको, सीधा आंसर। चलिए चलते हैं आंसर को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति तथा किस प्रकार से हटाया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट के केस में हमारे पास कई केस सामने आते हैं। जैसे पहला केस है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स एट अ जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन को आगे। पहले पॉइंट में देखते हैं क्या कहना चाहता है वो। Appointment of first directors, section 152. The first directors are usually appointed by name in the articles or in a manner provided therein. Where the articles do not provide for the appointment of first directors, the subscribers to the memorandum, who are individual, shall be deemed to be first directors of the company until the directors are duly appointed. In case of a one-person company, an individual being member shall be deemed to be its first director until the directors are duly appointed by members in accordance with the provision of this section. यानी कि प्रथम निदेशकों के नाम सामान्यतः अंतर नियमों में दिए होते हैं या जैसे उसमें अभिव्यक्त हैं। यदि अंतर नियमों में उनके नाम नहीं हैं तब वह सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं को प्रथम निदेशक मान लिया जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर के केस में ये होगा। जब तक निदेशकों की यथावत नियुक्ति नहीं की जाती और किसी एक व्यक्ति कंपनी की दशा में किसी सदस्य के रूप में व्यक्ति को जब तक इस धारा के उपबद्धों के अनुसार सदस्य द्वारा निदेशक या निदेशकों की यथावत रूप से नियुक्ति नहीं की जाती, उसमें प्रथम निदेशक समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। बाय शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अब शेयरधारी आएंगे या फिर जिनके पास हमारे शेयरधारक, जो हमारे शेयरधारक होंगे कंपनी के, वो डिसाइड कर लेंगे कि डायरेक्टर कौन या कौन नहीं होगा। और देखते हैं तीसरा पॉइंट, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी कि जब कुछ डायरेक्टर्स हमारी कंपनी का आते हैं वो इंडिविजुअली वोट करते हैं कि हमारा मेन डायरेक्टर कौन होगा या फिर कौन हेड होगा, ऐसा अपॉइंटमेंट होता है इसमें। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें भी कोई हमारे पास फॉलोइंग केसेस बनते हैं, कुछ 4 केसेस बनेंगे। एडिशनल डायरेक्टर्स, यानी कि अगर कंपनी में पहले से डायरेक्टर हैं और कुछ और डायरेक्टर्स की आवश्यकता है कंपनी को, तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति करेगा। अल्टरनेट डायरेक्टर, यानी कि एक डायरेक्टर जब कंपनी में काम कर रहा हो, उसकी सहायता के लिए कोई उसे एक और डायरेक्टर चाहिए जो उसकी ना होने पर, उसकी स्थिति को ना होने पर अपनी जगह निर्धारण कर सके। तीसरा है डायरेक्टर अगेंस्ट अ कैजुअल वैकेंसी, या फिर वैकेंसी निकाल कर या फिर कुछ एलिजिबिलिटी रखकर डायरेक्टर की नियुक्ति हो सकती है। नॉमिनी डायरेक्टर्स, यानी कि अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं अपने साथ के साथ नॉमिनी डायरेक्टर को भी नियुक्त कर सकता हूँ। जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो नॉमिनी अकाउंट मांगते हैं, इसी प्रकार से नॉमिनी डायरेक्टर भी होते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर। फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 149 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous year of कैलेंडर। यानी कि रेजिडेंट डायरेक्टर वो होता है कि जैसे रेजिडेंट, भारत में रेजिडेंस होने की, जो मतलब नागरिक होने की जो नियति है वो है कि आपको पिछले वर्ष में, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज़्यादा भारत में रहना होगा। यही कंडीशन सेम डायरेक्टर की केस में अप्लाई होती है। 2013 कंपनी एक्ट में पहली बार इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें क्या है, Subsection 4 of Section 149 requires every listed company to have at least 1/3 of the total number of directors as independent directors, and the central government may prescribe the minimum number of independent directors in case of
एनी क्लास और क्लासेज, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे उसमें से 1/3 डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए या स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। 5 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब चलते हैं इसके जो क्या पूछा गया था, इसको एक कंपनी में डायरेक्टर को कैसे हटाया जाता है। और चलिए चलते हैं, शायद इसका आंसर मैं भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आंसर मिल गया है, बस थोड़ी दूर और 1 मिनट होल्ड। चलिए रहा पॉइंट 13.11, रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर, रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स। जैसे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं उसी कंडीशन में शेयर होल्डर उसको रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि वेयर एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241 अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ ए कंपनीज अफेयर, द ट्रिब्यूनल may order for the termination or setting aside of an agreement which the company might have made with any of its director. It may also order the removal of any of the directors of the company. A director so removed shall not be entitled to claim any compensation from the company for the loss of office. यानी हिंदी में बोले ट्रिब्यूनल को अधिकरण द्वारा हटाया जाना। यदि धारा 21 के अधीन अधिकरण कोई आवेदन कंपनी के अन्यायपूर्ण आचरण व कुप्रबंध के बारे में दिया जाता है तो अधिकरण कंपनी और उसके निदेशक के बीच में किसी प्रकार किए गए करार को समाप्त, अपास्त या उपरांतित करने के लिए आदेश दे सकता है। समझ गए होंगे, यानी कि एक कोई नोटिस जारी कर उसको हम हटा सकते हैं डायरेक्टर को। 2 ही पॉइंट थे शायद इसमें, और तो कुछ है ही नहीं, बस 2 ही पॉइंट थे इसमें। चलिए सीधा चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन हमारे 2 पॉइंट होंगे, मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या है। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन, पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि मेंबर और एक शेयर होल्डर में क्या अंतर है। मेंबर हमारे कंपनी के सेंस होता है और शेयर होल्डर जो कंपनी में शेयर धारक होता है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डिबेंचर एंड शेयर, यानी कि हिंदी में बोले तो निम्नलिखित के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, सदस्य एवं शेयरधारी और ऋणपत्र एवं शेयर में। चलिए सीधा चलते हैं आंसर की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है, आप इस वीडियो को देख लेते हैं। मात्र इसी वीडियो से आप अपने पेपर में 60 या 70 प्लस, जहाँ तक मैं कहूँगा 80 तक अपने मार्क्स को पहुंचा सकते हैं इसी वीडियो से मात्र। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इनका आंसर है। आपको लगेगा क्वेश्चन की संख्या कम है, लेकिन जो मैंने आपको कंटेंट इसमें प्रोवाइड करवाया है, मैं गारंटी दे सकता हूं आप 60 प्लस तो कहीं नहीं छोड़ेंगे। चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। चलिए देखते हैं मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में अंतर क्या होता है। इसके जो पॉइंट्स हैं मैं उनको डायरेक्ट कर देता हूँ डिफाइन आपको। थोड़ा सा विद डिस्टिंक्शन, ये रहा पॉइंट। इन ए नॉर्मल यूसेज 2 टर्म्स मेंबर एंड शेयर होल्डर्स आर यूज्ड सिनोनिमसली, बट लीगली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ए शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु होल्ड्स और ओन्स द शेयर इन अ कंपनी, वेयर एज अ मेंबर वन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। शेयर होल्डर हमारे शेयरधारक वो होते हैं जिनके पास कंपनी का कुछ हिस्सा होता है जिस पर उनका मालिकाना हक होता है, और मेंबर्स जिनका नाम रजिस्टर होता है कंपनी में as a registered member. In some cases a person may be a member but not a shareholder, or he may be a shareholder but not a member. Following are the main points of a difference. यानी कि पॉइंट क्या है हमारे, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल विल ओनली हैव मेंबर्स बट नो शेयर होल्डर्स। और दूसरा पॉइंट, व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर हिज शेयर ही सीजेस टू बी अ होल्डर ऑफ दिस शेयर बट कंटिन्यूज टू द मेंबर ऑफ अ कंपनी। यानी कि जब शेयर होल्डर अपने शेयरों का हस्तांतरण करता है या ट्रांसफ़र करता है, या तो वो कंपनी का शेयर होल्डर तो नहीं रहेगा पर उसकी मेंबर की तरह आपकी लीगल एंटिटी जारी रहेगी कंपनी में। तीसरा, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर्स बिकम शेयर होल्डर्स इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ मेंबर, बट दे डू नॉट बिकम द मेंबर्स अंटिल देयर नेम्स आर एंटर्ड इन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर। यानी कि जब किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होता है वो कंपनी का शेयर होल्डर तो बन जाता है, पर इस केस में वो डायरेक्ट मेंबर नहीं बन पाता है, उसके लिए उसको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चौथा पॉइंट, द पर्सन हु शेयर्स आर फोरफिटेड और हु हैज सरेंडर्ड हिज शेयर टू द कंपनी may be held liable as a member to contribute to the assets of the company if winding up commences within 12 months of a seizing of a member, though he is no longer shareholder of the company. यानी कि जब किसी शेयर होल्डर के शेयरों का फोरफिचर होता है,
उस कंडीशन में वो शेयर होल्डर तो नहीं रहता लेकिन मेंबर जरूर बन जाता है। तो ये कुछ मेन 4 डिफरेंस थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर चारों को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। इस डेफिनेशन को पूरा ढंग से पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए चलते हैं इसके बी पॉइंट, ऋण पत्र एवं शेयर यानी कि डिवेंचर और शेयर में डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो चलते हैं अब छठे क्वेश्चन के बी पार्ट पर, ऋण पत्र एवं शेयर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अ शेयर एंड अ डिवेंचर। पॉइंट वाइज है, इसको स्टार्ट करते हैं। होल्डर ऑफ ए शेयर इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ए डिवेंचर होल्डर ऑन द अदर हैंड इज अ लेंडर टू द कंपनी। यानी कि शेयर होल्डर तो कंपनी का मालिक होता है, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है वो कंपनी का एक लेनदार होता है। दूसरा पॉइंट, ए शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू वोट, ए डिवेंचर होल्डर डज नॉट एंजॉय सच अ राइट। यानी कि कंपनी में वोट करने की जो ताकत है वो सिर्फ एक शेयर होल्डर को होती है, ना कि डिवेंचर को। लेकिन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिक्लेयर दैट नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स। यानी कि कोई भी कंपनी डिवेंचर ऐसे नहीं जारी कर सकती कि जिसमें उसमें डिवेंचर धारी को यानी कि डिवेंचर होल्डर को वोट करने की ताकत दी जाए। तीसरा पॉइंट, इनकम ऑन शेयर डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड ओनली आउट ऑफ अ प्रॉफिट्स, डिवेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द कंपनी मस्ट पे रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और नो प्रॉफिट। डिवेंचर में आपको फिक्स रेट पर ब्याज मिलेगा, ना आपको उसमें कोई हानि होने की कोई कंडीशन है ही नहीं। लेकिन शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है जो कंपनी शेयर जारी करते समय फिक्स करती है। और क्या है, शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी पेड बैक एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अंटिल इट्स वाइंडिंग अप, डिवेंचर होल्डर्स में बी पेड बैक ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक टाइम। यानी कि शेयर होल्डर्स को कंपनी के बंद होने के या फिर समापन होने की स्थिति में कुछ नहीं दिया जाएगा, जबकि उसके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो। और डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले पे किया जाएगा क्योंकि उसके पास एक लेनदार के प्रति वो था, शक्ति थी। 5वां पॉइंट, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम पेमेंट अनलेस ऑल आउटसाइड क्रेडिटर्स हैव बीन पेड इन फुल, डिवेंचर होल्डर्स नॉर्मली बीइंग सिक्योर्ड लेंडर्स हैव ए प्रायर क्लेम फॉर रिपेमेंट। यानी कि 5वां पॉइंट क्या है, कंपनी की समापन की दशा में जब तक सभी बाहरी लेनदारों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता तब तक शेयरधारी अपनी पूंजी की मांग नहीं कर सकते। डिवेंचर क्योंकि आरक्षित लेनदार होते हैं, अतः पूंजी लौटाने के संबंध में उन्हें शेयरधारियों की अपेक्षा अग्रता प्राप्त होती है। समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं। छठा पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, डिविडेंड ऑन शेयर इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑन द अदर हैंड इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यूज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी। यानी कि शेयरों पर लाभ पर प्रभार नहीं होता, जबकि डिवेंचर पर देय ब्याज की राशि लाभ पर प्रभार होती है तथा कर दायित्व की गणना करते समय ब्याज की राशि लाभ में से घटाई जाती है। समझ गए होंगे मैंने क्या कहना चाहा। 6 पॉइंटों में मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर करवा दिया। अब चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही जल्दी, और मैंने कम समय में आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर आप एबल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं। अब उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर इस यूनिट 20 का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा अभी कि वाइंडिंग अप क्या होता है। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी की वो पहली स्थिति होती है जिसमें कंपनी का समापन किया जाता है। यानी कि डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन एंड टू द लाइफ ऑफ अ कंपनी। इन द वर्ड्स of Govers, winding up of a company is the process whereby itself its life is ended and its property administrated for the benefits of its creditors and members. Any administration called a liquidator is appointed and he takes control of the company, collects its assets, pays its debts and liabilities and finally distributes the surplus among the members in accordance with their rights. यानी कि वाइंडिंग अप वो कंपनी की स्थिति होती है जहाँ कंपनी की जीवन को अंत पर लाया जाता है और उसके एसेट्स को उसके लेनदार और देनदार के बीच में बांटकर सब चीज़ का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। वाइंडिंग अप में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है। आप अगर इस वीडियो को देख कर जाते हैं और अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं 19 तारीख वाले में, तो आप कंपनी लॉ के एग्ज़ाम में मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो से 60+ स्कोर कर सकते हैं। जाइए वीडियो को देखिए और जब आप अपना एग्ज़ाम दें और कमेंट्स में हमें बधाइयाँ ज़रूर देना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में पास ज़रूर होंगे। और चैनल पर अपना थोड़ा प्यार दिखाइए, हमें मोटिवेट कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के बाद भी हम आपके लिए बेहतरीन अपडेट और स्टडी कंटेंट और सॉल्व असाइनमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे।
हमने देखा है कुछ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आपको 15-15, 20-20 रुपये में असाइनमेंट बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। हमको ऐसा आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व असाइनमेंट्स और बेहतरीन तरीके से जो भी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ला कर देंगे। चैनल पर पहले दिन ही मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको इस चीज़ों की प्रोवाइड करवाने की। और आप एक बेहतरीन स्थिति में होंगे, इग्नू के छात्र हैं, तो आपके लिए मैं इतना करना चाहूँगा कि जो भी आप हो, आप जैसे कॉलेज तो जा नहीं पाते, आपको स्टडी कंटेंट से वंचित रहते हैं, सॉल्व असाइनमेंट से वंचित रहते हैं, मैं उन सबको दूर कर दूँगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूंगा, सब चीज़ आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। बस आप अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में अपना सुझाव दीजिएगा कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे वीडियो को लाएँ, या फिर अब इस कोड की वीडियो को लेकर आएँ। जितने भी एग्ज़ाम्स अब आपके बचे हैं, मैं सबकी वीडियो डेली बेसिस पर लेकर आऊँगा चैनल पर। बस आप अपना प्यार दिखाना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल की शॉर्ट्स को भी लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उधर से ही आती है आपके लिए। और थोड़ा सब्सक्राइब काउंट को भी बढ़ाइएगा, लाइक काउंट को भी, और कमेंट्स में अपना सुझाव दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।